रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। ग्राफ चार्ट्स डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक हमारा चल रहा है। टेबल्स पे आज हम बात करेंगे। टेबल्स कितनी किस्म के होते हैं, कौन सा टेबल किस तरह से होता है, तो आज हम इनमें टेबल्स के हवाले से स्ट्रक्चर ऑफ डाटा टेबल इस पे भी बात करेंगे। रीडिंग एंड इंटरप्रिटिंग डाटा फ्रॉम टेबल्स, यानी कि टेबल के अंदर डाटा गिवन है उसको रीड कैसे करना है और उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ये सिंपली हम यहाँ पे करेंगे। आगे चल के हम मुख्तलिफ टेबल्स एक एडवांस लेवल के भी उनके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। कंपेयरिंग डाटा अक्रॉस टेबल्स, मुख्तलिफ हमारे पास टेबल्स हैं, उनमें अगर कंपेयर करना चाहते हैं डाटा, एक टेबल 1 है आपके पास, एक टेबल 2 है, इसको इसके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसका आज का हमारा डिस्कशन होगी। टेबल्स की पहले देख लेते हैं कि टेबल होते क्या हैं। एक तो टेबल हमने घर में देखी होती है ना, टेबल बेसिकली ये टेबल भी एक कॉलमनर शक्ल होती है, इसकी एक कॉलम शक्ल होती है। यहाँ पे एक टेबल देख लें, लेट्स सपोज हमारे घर में एक टेबल पड़ा हुआ है, तो उसका एक कॉलम है जिसके अंदर ये दराजें लगी हुई हैं। एक ये टेबल है जिसमें आपने पूरा का पूरा जो पहले हमारे पास पीसी होता था उसका CPU रख देते हैं, और यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आप पैर रखते हैं और यहाँ पे उसके ऊपर सारी की सारी डैशबोर्ड पे काम करते हैं। सो ये टेबल आप इसको तो मानते हैं ना, ये CPU के लिए हिस्सा है। अच्छा, इसको तो आप मानते हैं। यहाँ पे ये ही टेबल, इसी तरह की शक्ल के ही टेबल्स हम इस्तेमाल करेंगे। टेबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम यूज टू। यहाँ पे ये हमारे पास कॉलम है, यहाँ पे पाँव रखने का कॉलम है, यहाँ पे आपके पास दराज के अंदर सामान रखने का कॉलम है, यहाँ पे आपके लिए पीसी का कॉलम है। ये ऊपर वाली जो तरतीब हमें कॉलम बता रही है, सो ये वाली हिस्सा जो है हमें रोज़ बता रहा है। ऊपर वाला हमारा वर्किंग हिस्सा होगा, नीचे उसके जो हम सामान वगैरह रखेंगे या अंडर हैंड जो भी चीज़ें रखना चाहते हैं। एंड कॉलम्स यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड एफिशिएंटली, दे हेल्प इन समराइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। इनको हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई पैटर्न, स्ट्रेंथ एंड रिलेशनशिप। सो जब टेबल्स की बात करते हैं, साथ ही आप एक तो फिजिकली जो लकड़ी का टेबल है, लोहे का टेबल है, जो भी है, उसके साथ ही आप शिफ्ट हो जाएं MS एक्सेल की तरफ, तो वो भी आपको एक टेबल्स की शक्ल में सारी चीज़ें बता रहा होता है। अच्छा, अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डाटा टेबल्स क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है। पहले इसके ऊपर हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं। कॉलम्स, कॉलम क्या होते हैं? यहाँ पे जैसे मैंने टेबल का बताया था कि ये कॉलम है दराजों वाला, ये टेबल है जहाँ पे आप नीचे जाके पाँव रखेंगे, ऊपर काम करेंगे। ये वाला कॉलम है आप PC उसमें रखेंगे। अब इसी को एक्सेल में चले जाएं तो ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में हर कॉलम की हेडिंग है। ये है साइट TO है, EY है, TO है, SC है, EY, ये हमारे पास मुख्तलिफ साइट्स हैं। अब मंथ कौन सा था? अब ये हमारे पास कॉलम दूसरा है मंथ का कॉलम, तो इसमें 2021 से लेके 2021 टू 03 है, 03 है। ये आप देख सकते हैं मंथ मतलब कि 3rd मंथ है, 4th मंथ है, तो इस तरीके से तीसरा महीना 2021, तीसरा महीना 2021, चौथा महीना 2021, चौथा महीना 2021। सो ये हमारे पास क्या है? मंथ को शो कर रहा है, यानी कि तीसरा महीना 2021 का, तीसरा महीना 2021 का, चौथा महीना 2021 का। सो यहाँ पे हमारे पास लाइसेंसेज आ जाते हैं, उनकी तादाद कितनी है। सो ये हमारे पास कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम, एक साइड का कॉलम, एक मंथ डेट का कॉलम, एक हमारे पास लाइसेंसेज का कॉलम जहाँ पे हम डाटा पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास साइट का मेंशन किया हुआ है, ये तीसरे महीने के हिस्से में आता है और इसमें 416 हमारे पास लाइसेंसेज थे। सो हम ये कह रहे हैं कि ये वाला हिस्सा रोज है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, छठी रो, ये हमारे पास रोज हैं ऐसे, ठीक है। और ऊपर से डायरेक्शन जाती है, ये हैं हमारे पास कॉलम। अब इनमें हमने डाटा इस्तेमाल करना होता है, टेक्स्ट की शक्ल में हम कर रहे हैं। जिस तरह साइट है TOEY, ये टेक्स्ट की शक्ल में है, यानी कि जैसे हम अल्फ़ाबेट्स की मदद के ज़रिए से टेक्स्ट लिखते हैं, इसी तरह से जो डेट की शक्ल में हमारे पास ये डेट का मंथ का कॉलम आ जाता है। इसी तरह न्यूमेरिक है, लाइसेंसेज की तादाद हम न्यूमेरिक में 416, 78, 373, 61, 55, ये हमने इस पूरे डाटा को शो किया। सो इस तरह से कॉलम को आप समझ सकते हैं, ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारी रोज़ हैं, और ये ऊपर वाला टॉप वाला कॉलम का नेम है। और यहाँ पे हम डाटा के टाइप्स करें तो टेक्स्ट में डाटा हो सकता है, डाटा डेट में हो सकता है, डाटा न्यूमरिक हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है। सो अब हम चलते हैं बैक। स्ट्रक्चर ऑफ डाटा टेबल्स टिपिकली, यानी कि हेडर रो होती है जिसमें आप हेडिंग लगाते हैं, या आप जिस तरह से हमारे पास साइट है, मंथ है और लाइसेंसेज है, इसको हम हेडर रो कहते हैं। पहले वाली रो जो होगी वो हेडर रो होती है क्योंकि उसमें हेडिंग हम लिखते हैं। कंटेन्स कॉलम्स, टाइटल्स और
टेबल्स, यानी जो कॉलम का टाइटल्स है और लेबल्स हैं वो हम लगाते हैं। इसके बाद डाटा की रोज़ होती हैं, कंटेन द एक्चुअल डाटा वैल्यूज़ अरेंज्ड अंडर द रेलेवेंट कॉलम, तो रोज़ यानी कि डाटा रोज़ होती हैं। इसके बाद कॉलम्स की हमने तादाद देखी थी, हमारे टेबल में 3 कॉलम्स थे, रोज़ की तादाद 4-5 हमारे पास रोज़ थी। सो ये कॉलम क्या होता है, रिप्रेजेंट डिफरेंट वेरिएबल्स और कैटेगरीज, इसमें एक ही तरह का वेरिएबल उसकी इन्फॉर्मेशन हमने रखी होती है। रोज़ के अंदर मुख्तलिफ होती है, यानी पहली रो और पहला कॉलम उसमें एक तरह का, फिर दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम एक दूसरा कैटेगरी आ जाती है। तो रो टू रो चीज़ें चेंज हो जाए, यानी कि रो में कॉलम टू कॉलम जाते हैं, एक ही रो में चलेंगे तो उसमें मुख्तलिफ कॉलम जब इंटरसेक्ट कर होते हैं, क्रॉस कर होते हैं, उसमें मुख्तलिफ एक कम्बिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखें कॉलम है तो डेट वाले में सिर्फ डेट ही है, और जबकि हम रो में चलते हैं तो पहले में हमारी साइट आती है, फिर मंथ आता है, फिर हमारे पास लेसन से आते हैं, डाटा आता है इन न्यूमरिक फॉर्म। आगे चलें तो रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा फ्रॉम टेबल, हमारे पास एक टेबल गिवन है। अब यहाँ पे देखें रीडिंग टेबल्स कैसे रीड कर सकते हैं। हमारे पास कंट्री है ब्राज़ील, इसमें आगे हमारे पास गोल्ड में 9 है, सिल्वर में 20 है, ब्रोंज में 9 है। अब इन्होंने मेडल को जीते 38 है। अब ये क्या है, राइट डाउन द कंट्री दैट वोन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स। अब कौन सा कंट्री है जिसने ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते। अब अगर हमने टेक्स्ट की फॉर्म में लिखे होते तो हमें मुश्किल हो जाता। अब गोल्ड में हम देखें 9 मैक्सिमम है, यहाँ तक 7 कम है, 8 ज़्यादा है, अब 11 मैक्सिमम हो गया, 8 उससे कम है। तो सबसे टॉप पे कीनिया ने गोल्ड मेडल जीते, उससे दूसरे नंबर पे ब्राज़ील ने जीते 9 है। उसके बाद 8 वाला आता है, और 8 वाले दोनों जापान और नॉर्वे ने 2-2 गोल्ड मेडल जीते। और उसके बाद थाईलैंड आता है जिसने, उसके बाद आता है इजिप्ट 7 जीते, और थाईलैंड ने लास्ट पे 6 गोल्ड मेडल जीते। सो ये क्या, राइट डाउन द कंट्री दैट वोन द मोस्ट गोल्ड मेडल, कौन सा था, कीनिया था। इसी तरह राइट डाउन द नंबर ऑफ ब्रोंज मेडल वोन बाय द इजिप्ट ने, इजिप्ट की तरह ये इजिप्ट है, इसने ब्रोंज मेडल कितने जीते हैं, यहाँ पे इसकी तादाद लिखी हुई 10। तो ये हमारे पास एक बड़ा सिंक्रोनाइज वे से तरतीब में चीज़ें लिखी होती है, और यहाँ पे हम वजाहत कर सकते हैं कि इजिप्ट ने 7 गोल्ड के, 16 सिल्वर के और ब्रोंज के 10 मेडल जीते, और टोटल इसने 33 मेडल जीते। जो ये इंटरप्रिटेशन आ जाती है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है, और हम पर जब कंपेयर करते हैं कि सबसे पहले गोल्ड मेडल की बात की जाए तो कीनिया ने 11 मेडल जीतकर सबसे पहली पोजीशन ली, दूसरे पे ब्राज़ील रहा, तीसरे पे 8-8 मेडल के साथ जापान और नॉर्वे रहे, और इजिप्ट जो है वो अगले नंबर पे रहा, और लास्टली थाईलैंड ने 6 मेडल जीते। सो ये हमने इसकी वजाहत लिखी, या एक लाइन लिखते हैं या उसकी वजाहत करते हैं, ये इसको कहते हैं टेबल या डाटा की इंटरप्रिटेशन। राइट डाउन द कंट्री दैट वोन ट्वाइस एज मैनी सिल्वर मेडल्स दैन गोल्ड मेडल, कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने सिल्वर मेडल्स अपने सोने के मेडल से डबल में जीते। अब यहाँ पे सबसे कम किसके, थाईलैंड के गोल्ड के थे, हो सकता है कि इसने सिल्वर के मेडल ज़्यादा जीते हूँ। तो यहाँ पे देखें इसने 6 और 6 12 और 6 18, यहाँ पे इसने ज़्यादा जीते। दोबारा स्टेटमेंट पढ़े, राइट डाउन द कंट्री दैट वोन ट्वाइस एज मैनी सिल्वर मेडल्स दैन गोल्ड मेडल, यानी कि गोल्ड मेडल से डबल उसने सिल्वर मेडल जीते। अब 6 का डबल करें 12 बनते हैं, ये इससे कम है। 8 को 16 से ये भी नहीं बनता। ये कंट्री जापान जो है देखिए उसने 8 गोल्ड के जीते और सिल्वर डबल हो जाता है गोल्ड की निस्बतन 16। तो ये हमारा जापान एक ऐसा मुल्क है जिसने अपने गोल्ड की निस्बतन सिल्वर के मेडल ट्वाइस जीते। सो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अच्छा, इसकी पहले वजाहत पढ़ लेते हैं। टेबल की तो मैंने आपको बता दिया। टू रीड एंड इंटरप्रेट डाटा फ्रॉम टेबल्स, सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द हेडर रो, अंडरस्टैंड व्हाट ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स। अच्छा, कि हर कॉलम के अंदर क्या नाम लिखा हुआ है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है। अंडरस्टैंड व्हाट ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स, जैसा कि हमने हमारे पास टेबल है तो ये कंट्री का है, ये यहाँ पे कंट्री का नेम लिखा होगा। ये टाइटल है कॉलम का गोल्ड का, यानी कि गोल्ड मेडल इसमें आएंगे। सिल्वर का है, इसका टाइटल है तो ये सिल्वर मेडल्स आएंगे कंट्री वाइज। इस तरह ब्रोंज है तो ये आपने टाइटल पहले देखना है। आइडेंटिफाई द हेडर रो, अंडरस्टैंड व्हाट ईच कॉलम रिप्रेजेंट, कौन सा कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जामिन डाटा वैल्यूज, लुक एट न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल डाटा अंडर द ईच कॉलम, आपने हर कॉलम में जो जो उसके रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इंसर्ट करना है। एनालाइज रिलेशनशिप, उनका आपस में ताल्लुक क्या बनता है। डिटरमिन हाउ डाटा वैल्यूज रिलेट टू ईच अदर विद इन द टेबल। इसी तरह लुक फॉर ट्रेंड्स, के ट्रेंड क्या चल रहा है। आइडेंटिफाई पैटर्न्स और एनोमलीज इन द डाटा, हम देख सकते हैं टेबल को देखते हुए कि सोने के मेडल किसने ज़्यादा जीते, सिल्वर के मेडल सबसे किसने जीते, ब्रोंज के किसने जीते, और
यहाँ पे हमें ट्रेंड का पता चल जाता है। सबसे टॉप पे शायद 43 जो है ये जापान रहा है, और उस पे 43 के बाद 38 वाला जो टॉप पे रहा है सेकंड में, वो रहा है ब्राज़ील। सो इस तरीके से हम अपने डाटा को वजाहत कर सकते हैं। अब आ जाता है कंपेयरिंग डाटा अक्रॉस टेबल्स। हमारे पास मुख्तलिफ अगर टेबल्स हों तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, टेबल ए है हमारे पास, ये वाला टेबल ए, ये सेकंड वाला टेबल बी। अब यहाँ पर हमारे पास कस्टमर है, कस्टमर यहाँ पे भी कस्टमर है, यहाँ पे भी कस्टमर है। अब प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे सॉक्स हैं, जीन्स है, स्वेटर है, यहाँ पे भी स्वेटर है, टी शर्ट है, स्वेटर है, जीन्स है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कस्टमर का नाम है, एलेक्स है, बॉब है। तो ये बॉब ने मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी हैं, एलेक्स ने मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी, तो यहाँ पे बॉब ने देखें यहाँ पे भी चीज़ें खरीदी हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है इसने डार्क ब्लू, और यहाँ पे इसने बॉब ने क्या जीन्स खरीदी, आगे बॉब ने क्या खरीदे, स्वेटर खरीदे एक $40 के। हमें यहाँ से मालूमात मिल जाती हैं कि बॉब ने यहाँ पे टेबल बी में क्या क्या चीज़ें खरीदी, टेबल ए में क्या चीज़ें। 2-3 दुकानदार हैं, लेट्स सपोज, वो एक जगह से शॉपिंग करता है, दूसरी जगह पे भी करता है। उसके डाटा को अगर हम एक जगह पे इकट्ठा कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि बॉब का वैल्यू क्या है, नॉर्मली किस रेंज में चीज़ें परचेज करता है, और एक दफ़ा आता है तो एक प्रोडक्ट एक शॉप से, दूसरी शॉप से, तीसरी शॉप से कितने की चीज़ें खरीदता है, इसकी कितनी वर्थ है। हमारे पास 100 कस्टमर आए, एक कस्टमर ये था जिसने ज़्यादा चीज़ें खरीदी, तो हम उनमें से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो कौन से कस्टमर हैं जो ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। फिर हम उनके साथ लिंकिंग कर सकते हैं, उनकी स्पेसिफाइड या कस्टमाइज क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस तरीके से टेबल के अंदर मुख्तलिफ दी गई मालूमात का आपस में रिलेशनशिप यूजिंग की, जो हमारे पास बॉब एक नाम है कस्टमर का, उसको रिलेट कर लेते हैं। सो ये है अक्रॉस द टेबल कंपैरिजन। व्हेन कंपेयरिंग डाटा अक्रॉस टेबल, इसमें क्या कहते हैं, एंश्योर कंसिस्टेंट यूनिट्स, कि आप वेरीफाई दैट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर द सेम अक्रॉस टेबल। यानी कि बॉब को देख रहे हैं तो बॉब की ही वैल्यूज़ को देखें, और मिस्टर एलेक्स है तो एलेक्स को ही देखें। अलाइन कैटेगरीज, तो कैटेगरीज को देखें। अगर कपड़े की बात करें तो उसने कितने कपड़े खरीदे, उसके 3-4 कैटेगरी, इट्स मीन कि उनके घर के अंदर 3-4 अफराद हैं, तो इसमें से हम मालूमात ले लेते हैं। अलाइन कैटेगरीज के होता है। इसके बाद कंपेयर डाटा पॉइंट्स हैं, एनालाइज करॉस्पॉन्डिंग डाटा पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस और ट्रेंड्स। यहाँ पे ट्रेंड क्या था, इस शॉप से उसने ज़्यादा चीज़ें खरीदी या शॉप बी से ज़्यादा चीज़ें खरीदी, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें कस्टमर जो हमारा बॉब है उसको कौन सी शॉप से ज़्यादा चीज़ें पसंद आई। इट्स मीन कि वो उसकी टेस्ट क्या है और कौन सा कस्टमर यहाँ से अच्छी चीज़ें बाय करता है। चौथे नंबर पे चेक फॉर कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस और कंसीडर एनी, तो इन्हीं की इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी नेचर, उसका टेस्ट ऑफ कलर, उसका टेस्ट ऑफ वैल्यूज़, उसकी वर्थ कितनी है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं, आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ टेबल को यूज़ करते हुए। So tables are essential tools for data analysis, enabling effective comparison and interpretation of information. So अभी हमने जो एग्ज़ाम के लेवल तक बहुत सारी चीज़ें जो टफ़ हैं, मुश्किल हैं, उनको हमने आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की बेस बनेगी, समझ आएगी, और फिर आपको वजाहत करना, समझना चीज़ों को आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह पेपर तक आप लोगों की ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।